नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 का भाग तीसरा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा निषेचन किसे कहते हैं और निषेचन के कौन कौन से चरण हैं। तो एक बार पुनः वहीं से शुरू कर रहे हैं। निषेचन नर और मादा युग्मकों का जो संलयन है उसे हम कहेंगे निषेचन। निषेचन में कौन कौन से चरण हैं? मुख्य रूप से 3 चरणों में हमने विभाजित किया था इसको। सबसे पहले पादपों की बात कर रहे हैं हम, आवर्त बीजी पादपों की। तो आवर्त बीजी पादपों में जो पुष्पीय संरचना है, पुष्पीय संरचना में जो पराग कोश है उससे पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो ये तो प्रक्रिया हो गई परागण की। जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो गई तो इसका अर्थ है परागकण है वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, और वर्तिकाग्र तक परागकणों का पहुंचने के बाद में क्या होगा? अंकुरण। तो ये पहला चरण था निषेचन का। जब परागकणों का अंकुरण हो गया तो उससे क्या बनेगी? पराग नली, और पराग नली है वो धीरे धीरे वृद्धि करती जाएगी। तीसरा चरण था पराग नली का बीजांड में प्रवेश। जो पराग नली बनी थी, थोड़ा सा हम डायग्राम बनाए, इस प्रकार से वर्तिका थी, यहां पर परागकण था, और परागकण का अंकुरण होने के बाद में इस प्रकार से क्या बनी थी? पराग नली। तो तीसरा चरण की बात कर रहे हैं हम, पराग नली का बीजांड में प्रवेश। जो पराग नली बन गई परागकण के अंकुरण से, वो बीजांड में प्रवेश है कहां से करेगी? इस आधार पर ये उसके 3 प्रकार के प्रवेश बताए गए हैं। जैसे पहला बीजांड द्वारी प्रवेश। जो पराग नली है बीजांड में प्रवेश करेगी, वो कहां से करेगी? बीजांड द्वार से। किस प्रकार से? चित्र में देखें, ये संरचना बनाई हमने। मध्य में कौन सी संरचना है? बीजांड है, ठीक है, जिसको हमने कहा था भ्रूण कोश। भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय एक संरचना है। तो यहां से जो बीजांड द्वार है, देखो ये भाग कौन सा था? निभाग। ये भाग था निभाग, और ये जो भाग था इसको कहा था हमने बीजांड द्वार। ये कौन सा था? बीजांड द्वार। तो जो पराग नली है परागकण के अंकुरण से जो बनी है, वो कहां से प्रवेश करेगी? बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। ये क्या है? पराग नली। कौन सी संरचना है ये? पराग नली। तो जो पराग नली है वो कहां से प्रवेश कर रही है? बीजांड द्वार से। और जब बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी तो वो क्या कहलाएगा? बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक है। दूसरा देखिए, निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश किसे कहेंगे? जब पराग नली है वो कहां से प्रवेश करे? निभागी जो भाग है उस दिशा से आए। मतलब इस प्रकार से यहां से पराग नली आएगी, इस प्रकार से पराग नली आएगी और फिर प्रवेश इस प्रकार से करेगी। ठीक है। तो प्रवेश तो उसको जनन छिद्र उसी में करना है, बीजांड जो द्वार है उसी से करना है, पर उसका प्रवेश है वो शुरुआत कहां से हो रही है? तो ये निभागी क्षेत्र से शुरुआत हो रही है, तो वो हो गया निभागी प्रवेश। जिनका एग्जाम्पल है बीजांड द्वारी, सामान्यतः सभी पादपों में पाया जाता है। दूसरा जो निभागी प्रवेश है केजुराइना और बिटूला जो पादप है उनमें। तीसरा प्रकार का जो पराग नली का बीजांड में प्रवेश है वो है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरण क्या है? ये जो बाहर की संरचना है, आवरण है, वो क्या है? अध्यावरण। तो यहां से शुरुआत हो पराग नली की इस प्रकार से पराग नली अध्यावरण को पार करके और फिर बीजांड में प्रवेश करे, तो वो कौन सा प्रवेश हो गया? अध्यावरणी प्रवेश। ठीक है। एक बार पुनः तीनों प्रकार
जब बीजांड द्वार से परागनली प्रवेश करे तो बीजांड द्वारी प्रवेश। जब बीजांड द्वार का जो विपरीत सिरा है, जिसको हमने क्या कहा था, निभाग क्षेत्र, वहां से शुरुआत हो परागनली के प्रवेश की, तो वो निभागीय प्रवेश। और इन दोनों के अलावा तीसरा जो भाग है, जो बाहरी आवरण है, अध्यावरण है, उससे प्रवेश करे तो उसको हम क्या कहेंगे, अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, तीनों के लिए चित्र लगभग समान ही है, बीच का जो डायग्राम है वो सेम रहेगा, केवल परागनली कहां से आई, एक में यहां से दर्शाएंगे, दूसरे में यहां से दर्शाएंगे और तीसरे में अध्यावरण से दर्शाएंगे परागनली को। बाकी तीनों के लिए डायग्राम सेम ही है, इसीलिए हमने यहाँ पर समय बताने के लिए एक ही बनाया है। ठीक है, तो ये 3 चरण हुए किसके, निषेचन के। पराग कणों का अंकुरण, दूसरा परागनली की वृद्धि, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की कि जो वर्तिका है उसमें कुछ ठोस पदार्थ होते हैं, उत्तक होते हैं, तो वो एंजाइमों के द्वारा विघटित हो जाते हैं, जिससे परागनली को मार्ग मिल जाता है, पथ मिल जाता है, तो वो वृद्धि करती है वर्तिका से होती हुई। फिर तीसरा जो लास्ट चरण है, परागनली है वो बन गई, वृद्धि भी हो गई, अब वो बीजांड में प्रवेश करेगी। बीजांड में प्रवेश करेगी तभी तो अंड कोशिका से जाकर के संलयित होगी और तभी तो क्या होगा, निषेचन की घटना पूर्ण होगी। तो ये 3 चरण है निषेचन के। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश। ये जो बीजांड है, ये पूरी संरचना बीजांड है, इसमें ये जो मध्य की संरचना है वो क्या है, भ्रूण कोश, जिसमें हम ये संरचना देख रहे हैं। ये कौन सी संरचना है, भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी परागनली, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, कहां कहां से वो प्रवेश कर सकती है। तो उसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला, अंड कोशिका तथा सहाय कोशिका के मध्य से। देखिए, बीजांड द्वार की तरफ थी अंड कोशिकाएं, ये अंड कोशिका है और 2 नीचे सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है, निभाग क्षेत्र की ओर प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं और बीच में ध्रुवीय केंद्र के। तो एक ऑप्शन तो यह है परागनली के पास कि वो कहां से, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से। ये हो गई अंड कोशिका, ये हो गई सहायक कोशिका, इनके मध्य से प्रवेश करे। ठीक है, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि भ्रूण कोश की भित्ति तथा सहायक कोशिका के मध्य से, जो अध्यावरण का प्रकार बताया हमने, अध्यावरणीय प्रवेश। तो भ्रूण कोश है उसकी जो भित्ति है, ये जो भित्ति है, और सहायक कोशिका है उनके बीच में से। ठीक है, और तीसरा तरीका, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, डायरेक्ट इसको भेदते हुए भी ये प्रवेश कर सकती है। ठीक है, तो ये सामान्य 3 तरीके हैं परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश है, किन किन कोशिकाओं के मध्य से होगा। ठीक है, फिर अपना एक टॉपिक है द्विनिषेचन, किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है। तो द्विनिषेचन को पढ़ने से पहले हमें ये 2 परिभाषाएं पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन सी, प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन और त्रिक संलयन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सामान्यतः निषेचन की, या प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन। तो प्रथम निषेचन कौन सी घटना है। अभी ये पीछे जो हम निषेचन का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें क्या बताया हमने, भ्रूण कोश है, वहां तक परागनली पहुंच गई। परागनली में क्या है, नर युग्मक है। तो भ्रूण कोश में कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका, अंड कोशिका। और परागनली में 2 नर युग्मक है, तो एक अंड कोशिका और पहला नर युग्मक, एक नर युग्मक है, उनका संलयन होगा और उनके संलयन से एक द्विगुणित है, जायगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, और ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है निषेचन। ये इसको प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कह सकते हैं। ठीक है, भ्रूण कोश में अंड कोशिका
तथा एक नर युग्मक के संलयन को क्या कहेंगे? प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन। इसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? एक द्विगुणित युग्मनज या जायगोट बनेगा। दूसरी जो परिभाषा है इसमें त्रिक संलयन की। त्रिक संलयन क्या है? प्राग नली में दो नर युग्मक थे, एक नर युग्मक है उसका संलयन हो गया अंड कोशिका से, दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक, ये जो केंद्रक थे ध्रुवीय केंद्रक है, तो द्वितीयक केंद्रक है वो किससे बना था? दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से, दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से। तो द्वितीयक केंद्रक है उससे दूसरा नर युग्मक है वो संयोजित होगा, और संयोजित होगा तो क्या बनाएगा? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष। यहां पर विशेष रूप से आप ध्यान रखें, दो शब्द सामान्य दिखने में और सुनने में समान लगते हैं पर दोनों का अर्थ अलग है। जैसे एक भ्रूण कोष, ये पूरी जो संरचना है वो क्या है? भ्रूण कोष। दूसरी हम बात कर रहे हैं भ्रूण पोष। भ्रूण कोष में त्रिक संलयन की घटना हुई, उससे संरचना बनी है क्या? भ्रूण पोष। ठीक है, इसके आगे तो बात करेंगे हम। तो प्रथम निषेचन, भ्रूण कोष में अंड कोशिका और पहला नर युग्मक का संलयन। ठीक है, त्रिक संलयन क्या हुआ? दूसरा नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक का संलयन। ठीक है, फिर द्विनिषेचन क्या है? ये कौन सी घटना है? ये जो बताया हमने प्रथम निषेचन और त्रिक संलयन, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? द्विनिषेचन। मतलब युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन की घटना को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? द्विनिषेचन। मतलब ये जो दो घटनाएं हमने बताई, इन दोनों घटनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? द्विनिषेचन। ठीक है, फिर एक प्रश्न बनता है, द्विनिषेचन का महत्व क्या है? आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन होता है तो उसका एक तो महत्व है कि ये जो हमने बताया द्विनिषेचन की घटना है कौन? त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन में क्या बन रहा है? भ्रूण पोष। त्रिक संलयन में कौन सी संरचना बन रही है? भ्रूण पोष। और भ्रूण पोष जो संरचना बन रही है उसका कार्य क्या है? भ्रूण का परिवर्धन करना। सबसे पहले भ्रूण पोष का परिवर्धन होगा और भ्रूण पोष है वो क्या करेगा? भ्रूण का पोषण करेगा। जो जायगोट बना, युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण का पोषण भी होगा, तो वो संरचना भ्रूण पोष के द्वारा होगा। ठीक है, तो भ्रूण कोष में दूसरा महत्व हम बताएं, भ्रूण कोष में पैतृक और मात्रक गुणसूत्र दोनों होते हैं। बस संलयन हो रहा है तो नर युग्मक भी है, मादा भी है, तो दोनों के उसमें गुणसूत्र होने के कारण दोनों के लक्षण आएंगे और इसको क्या कहते हैं? संकर ओज। संकर ओज, पैतृक और मात्रक दोनों। तीसरा जो महत्व है द्विनिषेचन का कि बीजों की जो जीवन क्षमता है उसके लिए युग्मक संलयन और जो त्रिक संलयन है, त्रिसंयोजन है, वो दोनों आवश्यक है। और ये दोनों किसकी घटना है? द्विनिषेचन की। बीजों में सक्षम जनन क्षमता, जीवन क्षमता, वो पाए जाने के लिए त्रिक संलयन भी जरूरी है, युग्मक संलयन भी जरूरी है, और ये दोनों घटनाएं हैं वो ही क्या है? द्विनिषेचन। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट अगला टॉपिक है भ्रूण कोष। देखिए, भ्रूण कोष और भ्रूण पोष दोनों में अंतर है। इस बात को आप पिछले चैप्टर हैं उनमें ये टॉपिक था अपने भ्रूण कोष, तो वहां एक बार पुनः पढ़े भ्रूण कोष क्या है। और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? भ्रूण पोष की। तो भ्रूण कोष क्या है? चैप्टर यूनिट अपने किसके बारे में? आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में। ठीक है, तो विशेष रूप से हम बात करेंगे आवर्तबीजी पादपों में जनन की, साथ में अनावर्तबीजी पादप उनका भी हम यहाँ पर बताएंगे।
तो जो आवर्त बीजी पादप है उनमें कौन सी घटना हो रही है? त्रिक संलयन। कौन सी घटना हो रही है? त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन किसे कहते हैं वो अभी हमने बताया है, क्या कि दूसरा नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक है उनके मध्य संलयन से क्या बनता है? एक त्रिगुणित प्राथमिक केंद्रक बनता है जिसको क्या नाम दिया है? भ्रूण पोष। और ये परिभाषा हो गई भ्रूण पोष की कि भाई आवर्त बीजी पादप है उनमें त्रिक संलयन के दौरान एक संरचना बनती है और उस संरचना को हम क्या कहेंगे? भ्रूण पोष। ठीक है। अब ये संरचना कब बनती है? भाई ये घटनाएं कब पढ़ रहे हैं? निषेचन के दौरान। तो निषेचन के दौरान है वो भ्रूण पोष संरचना बनती है किनमें? आवर्त बीजी पादपों में। ठीक है। दूसरे हम बात करें अनावर्त बीजी जो पादप है उनमें भी ये संरचना तो बनती है पर वो किससे पूर्व? निषेचन से पूर्व। ठीक है। और कैसी संरचना होगी? निषेचन से पूर्व बनेगी तो अगुणित होगी। निषेचन से पूर्व जो संरचना क्या रहेगी? अगुणित। यदि निषेचन हो गया द्विगुणित हुई और वापस से त्रिक संलयन हो गया तो क्या हो गई? त्रिगुणित। तो ये तो त्रिगुणित संरचना है, ये कैसी है? अगुणित। मतलब आवर्त बीजी पादपों में त्रिगुणित संरचना है भ्रूण पोष और अनावर्त बीजी पादपों में निषेचन से पूर्व बन रहा है इसलिए कैसी संरचना है? अगुणित संरचना है। ठीक है। अब इसका कार्य क्या है? अभी बताया हमने यहां पर कि जो भ्रूण पोष है वो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक जो पोषण है उसको प्रदान करने का कार्य करता है भ्रूण पोष। ठीक है। विकास की प्रक्रिया के आधार पर फिर इसको डिवाइड किया गया, बांटा गया है कि भ्रूण कोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। भ्रूण कोष कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? तो उसके 3 टाइप हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार पुनः रिवीजन इसका देख लिया। तो हमने बात की किसकी? निषेचन की। निषेचन के 3 चरण बताए, प्रागकणों का अंकुरण, प्रागनली की वृद्धि और प्रागनली का बीजांड में प्रवेश। तो ये 2 चरण कल हम बात कर चुके थे। तीसरे चरण से हमने आज शुरुआत की है। 3 तरीके से प्रवेश कर सकती है परागनली। कैसे? बीजांड द्वार से, निभागी क्षेत्र से या फिर अध्यावरण से। ठीक है। ये इनके कुछ पादप उदाहरण। फिर हमने बात की कि जो प्रागनली का भ्रूण कोष, ये क्या है? भ्रूण कोष संरचना। इसमें प्रवेश है वो कौन कौन सी कोशिकाओं के मध्य से होगा? तो ये 3 प्रकार से प्रवेश होगा इनका। अंड कोशिका सहायक कोशिका के बीच से, या फिर भ्रूण कोष की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच से, या फिर एक सहायक कोशिका को ही आर पार भेदते हुए। तो ये 3 तरीके से परागनली भ्रूण कोष में प्रवेश करेगी। ठीक है। फिर हमने बात की द्विनिषेचन क्या है। तो द्विनिषेचन को पढ़ने से पहले हमें ये 2 परिभाषाएं पढ़नी पड़ेगी। एक तो सामान्य निषेचन जिसको नाम दे दिया प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन, नर और मादा युग्मकों का संलयन जिससे क्या बनेगा? द्विगुणित संरचना जाइगोट बनेगी। ठीक है। त्रिक संलयन 2 ध्रुवीय केंद्रक बताए थे हमने, तो ये बात पे आप ध्यान रखें। 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से क्या बनता है? द्वितीयक केंद्रक। और प्रागनलियों में 2 नर युग्मक थे। एक नर युग्मक है अंड कोशिका से संलयित हो गया, दूसरा जो नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक वो किससे होगा? द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होगा और इस प्रकार से एक त्रिगुणित संरचना बनेगी जिसको क्या नाम दिया गया है? भ्रूण पोष। ठीक है। और ये दोनों घटनाएं, प्रथम निषेचन और त्रिक संलयन, दोनों घटनाएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगी? द्विनिषेचन। महत्व क्या हुआ? एक तो संरचना बन रही है भ्रूण कोष जो कि आगे आवश्यक है भ्रूण के पोषण के लिए, विकास के लिए। ठीक है। तो ये हो गया महत्व भ्रूण पोष का परिवर्धन होगा इससे। भ्रूण पोष में पैतृक मात्रक दोनों के लक्षण है जिसको क्या बोलते हैं? संकर ओज। और बीजों में जो जीवन क्षमता है उनमें अंकुरण होने की जो क्षमता है उसमें भी द्विनिषेचन का महत्व है।